Hello everyone, welcome back to our channel Way to English Literature. So do you know about Tetler? Yes, of course. You all know about Tetler, Spectator and other journals that published during 17th and 18th century. But many of you do not know about female Tetler or London Tetler. It is very important for us to know about journalism. As you know, journalism is very important section in UGC NET or assistant professor exam. If you are preparing for assistant professor exam, especially for English as an English language or English literature student, you have to know about magazines and journals. So in the beginning of 17th century, आप सभी को पता है कि 17th century के beginning में 17th century and the 18th century could be seen as the development in the literacy era. और ये जो डेवलपमेंट था लिटरेसी में, ये ना कि इंग्लैंड में था, पूरे यूरोप में और दूसरे जो प्रभावित पार्ट थे लाइक इन इंडिया ऑल्सो we found the printing press as the growth and the growth in literacy. Many people during this period expanded reading books and adopted technique of writing and they love reading books. I have make you read about John Dryden. हमने उसके बाद हमने अलेक्जेंडर पोप पढ़ा, उसके अब हम जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं अगस्टन पीरियड में. तो व्हाई जर्नलिज्म वाज सो इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड? Most two important thing you have to remember that in the Augustan period, building of coffee house. During the Augustan period, मैक्सिमम कॉफी हाउस सेट अप इन इंग्लैंड और इस वजह से कॉफी हाउस ज्यादा सेट हुए और उसके साथ लोगों की जो पढ़ने की इच्छा थी. कॉफी हाउस में हम टी बार में बैठते हैं या फिर मैं कॉफी हाउस में बैठूंगी तो मैं क्या करूंगी, अपने साथ या तो मेरे सामने कोई बैठा हुआ होगा या तो मेरे हाथ में बुक होगी, एनीथिंग. तो जो कॉफी हाउस है वो एक एज अ पॉइंट बन गया था लिटरेरी डिस्कशन का और अदर क्या था एज अ सेंटर बन गया था रीडिंग जनरल एंड मैगजीन. तो इस वजह से क्या हुआ, राइजिंग ऑफ द मिडिल क्लासेस एंड वाइड रीडिंग ऑफ द डेली न्यूज़पेपर, ये बहुत ज्यादा क्या हो गया, बढ़ गया था इस एज में अगस्टन पीरियड में. पहली मैगजीन जो पब्लिश हुई थी दैट इज बाय रिचर्ड स्टील टेटलर. तो क्या आपको पता है कि टेटलर के अलावा फीमेल टेटलर भी है? डू यू नो अबाउट दिस? मैनी स्टूडेंट डोंट नो अबाउट दिस. सो सबसे पहले जो रिचर्ड स्टील थे उन्होंने एक सेटअप किए थे कि स्क्रीन पे लेकर जाऊंगी जहां पे आप इसके बारे में, जो हम टेटलर के बारे में डिटेल से देखेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट. सो इन समथिंग तो यू हैव टू रीड इन डिटेल. तो जो वर्क है टेटलर दैट इज अ सोशल जर्नल began by Richard Steele. Richard Steele, a general writer है. He published this work in 1709. You have to remember 17th century में 1709 तक और 2 साल चली थी till 1711. So for this Richard Steele adopted a name. Pen name adopt किया था Richard Steele ने. He adopted a pen name. That pen name is known as Isaac बकर स्टाफ. तो ये जो पेन नेम है उसका पेन नेम का नाम था आइजैक बेकर स्टाफ. ये फर्स्ट नोन अडॉप्टेड जर्नलिस्टिक पर्सोना. तो ये पहली बार हुआ था कि किसी जर्नल को पब्लिश करने के लिए एक पर्सोना अडॉप्ट किया था रिचर्ड स्टील ने. तो एज ए क्यों पब्लिश हुआ, राइटर को क्यों लगा कि पब्लिश होने चाहिए, क्यों मुझे लगेगा कि मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो उनको क्यों लगा कि ये चीज बहुत अच्छी चलेगी उस एज में, बिकॉज ऑफ सेटिंग ऑफ कॉफी हाउस एंड डिस्कशन सेंटर क्रिएटेड इन लंदन. क्योंकि डिस्कशन सेंटर बहुत ज्यादा क्रिएट हो गए थे, लिटरेरी क्लब्स फॉर्म हो गए थे. तो इस वजह से रिचर्ड स्टील एंड जोसेफ एडिसन को लगा कि हमें एक मैगजीन पब्लिश करनी चाहिए कि वो मैगजीन क्या करेगी, कवर करेगी न्यूज एंड गॉसिप्स ऑफ इन लंदन. जो भी लंदन में गॉसिप्स हो रहे हैं, जो भी लंदन की न्यूज है, टॉप न्यूज है, हम उसमें पब्लिश करेंगे. दैट इज मिक्स्ड ऑफ रियल गॉसिप स्टोरीज ही इन्वेंटेड ऑफ हिज ओन. सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटिक्स, प्रेजेंटिंग विकिस न्यूज. विकिस मतलब एक पार्टीज के बारे में, विक पार्टी, टॉरीज पार्टी, ये मिडिल क्लास के बारे में, उनके मैनरिज्म के बारे में. इट ऑल्सो इंक्लूड लाइक these gentlemen for the most part of being persons of the strong zeal and the weak intellect. उनको टोका है. इस ये लाइन क्या बता रही है, ये जो जेंटलमैन है, कौन से जेंटलमैन,
उस पार्टी के बिलोंग, वो जेंटलमैन जो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द पर्संस ऑफ द स्ट्रॉन्ग जील, जब वो आते हैं डिस्कशन के लिए तो उनके अंदर एंथुसिज्म बहुत ज्यादा होता है। एंड दे आर वीक इंटेलिजेंट, उनका जो इंटेलिजेंट है माइंड है वो बहुत वीक है, व्हाट टू थिंक, दे डोंट नो अबाउट देयर थिंकिंग प्रोसेस। तो ये एक स्टार्टिंग लाइन है उस जनरल की। तो दीज जनरल ओरिजिनली पब्लिश्ड 3 टाइम अ वीक, 3 बार वीक में पब्लिश होता था। और किसके साथ पब्लिश हुआ? रिचर्ड स्टील ने अपने फ्रेंड्स की हेल्प ली है। फर्स्ट फ्रेंड इज जोसेफ एडिसन एंड अनदर फ्रेंड इज स्विफ्ट, जॉनथन स्विफ्ट। तो उनकी इन्होंने हेल्प ली है। इसके बाद हमें इंपॉर्टेंट थिंग क्रोनोलॉजी याद रखनी है, क्योंकि हम आगे देखेंगे क्रोनोलॉजी। जैसे कि टेट क्लब पब्लिश हुआ था 1709 से लेकर 1711 तक। देन स्पेक्टेटर इसके बाद ही पब्लिश हुआ है फर्स्ट मार्च को। इसका बंद होने के बाद जैसे ही रिचर्ड स्टील की टेट क्लब क्लोज होती है, उसके बाद जोसेफ एडिसन ने अपनी स्पेक्टेटर निकाली थी ऑन द 1 मार्च 1711 टू 1712। अब इसके बाद आपको याद रखना है कि जेंटलमैन जनरल है वो सैमुअल जॉनसन है, उन्होंने क्रिएट की थी 92 टू 1694, 2 साल तक चली थी ये मैगजीन। किसके द्वारा थी? सैमुअल जॉनसन, अ राइटर ऑफ डिक्शनरी, निकाली है। जब मैगजीन की बात होती है तब ये किसने निकाली है? एडवर्ड केव। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होना, आते हैं क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग में आप देखोगे यूजीसी नेट में कि किस मैगजीन के किसके साथ है, तो आपको मैच करने के लिए आ जाएगा उसमें। फिर उसके बाद अनदर इम्पोर्टेंट मैगजीन दैट इज लंदन मैगजीन, फ्रॉम 1732 से आई थी, और इससे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज जेंटलमैन मंथली इंटेलेंसर मैगजीन बाय आइजैक किम्बर। तो इसके जो राइटर थे वो कौन थे? आइजैक किम्बर थे, जो फाउंडर थे। ठीक है, अब हम मूव करेंगे वापस से किसके तरफ? हमारे रॉटलेज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश के तरफ। मेल टेटलर के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। टेटलर ये वर्क इतना फेमस हो गया था टेटलर, क्योंकि आप जानते हैं कि उस जमाने में लिटरेसी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। आप सोचो 3000 कॉपी अ डे पब्लिश होना स्पेक्टेटर टेटलर की, लगभग दैट इज इम्पॉसिबल। अगर आज कोई नया पब्लिशर है, ही वॉज पब्लिशिंग हिज बुक एंड ही वॉज सेलिंग हिज बुक 1000 अ मंथ, अगर उसकी बुक 1000 अ मंथ में पब्लिश होती है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो इनकी जो मैगजीन्स थी वो बहुत ज्यादा सोल्ड हो रही थी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन लिटरेसी। लिटरेसी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ था। इस वजह से क्या हुआ था? फेमस होने की वजह से एक फीमेल पर्सोना थी, एक फीमेल राइटर थी, उसने फीमेल टेटलर करके अननोन फीमेल राइटर हु अडॉप्टेड पेन नेम, उन्होंने एक पेन नेम अडॉप्ट किया था और शी स्टार्टेड राइटिंग एज अ फीमेल टेटलर। उसका जो पेन नेम था वो है मिस क्रैकन थ्रोपे। ये बोलते हैं कि वो जो फीमेल है वो कौन है? वो फीमेल एक्चुअली नॉवलिस्ट राइटर है, मिस मैनले, डेवियन मिस मैनले, ये फीमेल राइटर है। उन्होंने अनुमान लगाया था, बट दैट इज ट्रू और नॉट ट्रू वी डोंट नो, वी डोंट हैव प्रूफ। तो यहाँ तक ये हुआ। फिर स्पेक्टेटर के बारे में हम देखेंगे कि जो रिचर्ड स्टील है उन्होंने हेल्प की थी स्पेक्टेटर में जोसेफ एडिसन की। as this work was published around 1711 from 1st March 11 on the 1st March or until December 1712। तो डेट्स बहुत जरूरी है, डेट्स याद रखना। बाय द एडिसन अलोन सर्वल मंथ, तो एडिसन, जोसेफ एडिसन थे, उन्होंने ही अकेले राइटिंग की। फिर इसके बाद रिचर्ड स्टील और अनदर राइटर है वो इनकी हेल्प करते हैं ये मैगजीन, और तब तक इन्होंने अकेले ही लिखा था। दिस जनरल ऑफ द कॉफी हाउस गॉसिप, तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कॉफी हाउस का बहुत बोल रही हूँ क्योंकि इस एज में सबसे बड़ी चीज जो थी वो कॉफी हाउस ही थी, या हाउस ऑफ गॉसिप ही थी। और आइडिया इन लंदन, तो ये लंदन में जो आइडिया जनरेट हो रहे थे, डिस्कशन पॉइंट या लिटरली हब्स बन रहे थे, वो इस वजह से किटकैट क्लब, बहुत सारी क्लब फॉर्म हुए थे, तो वो क्लब इस दौरान ही फॉर्म हुए। द स्पेक्टेटर बिकम जनरल ऑफ जेंटलमैन्स क्लब लेड बाय फ्रिक्शनल। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि स्पेक्टेटर से एक फ्रिक्शनल जो कैरेक्टर है वो निकल के आया था, और ये यूजीसी नेट में पूछा गया, सर रॉगर डी कावले। ये फिक्शनल कैरेक्टर से पूरे ऐसे में लिखा गया है कि सर रॉगर डी कावले, ये समझते हैं कि आज की जनरेशन कैसी है, क्या सर रॉगर कावले यहाँ गए थे। इफ यू हैव रीड, आपने ऐसे पढ़े हैं तो वहां पे ये कैरेक्टर आएगा, रॉगर डी काउले नाम का कैरेक्टर स्पेक्टेटर में देखने को मिला है, उसके एज अ पर्सोना क्रिएट किया है।
its attitude in the relation to the city and the country relation between social class are the significance indication of the time. तो हमारा जो राइटर का मकसद है वो यही था कि जो टाइम उस टाइम में जो हो रहा है वो ही रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं राइटर। जैसे कि अब इन लाइंस में क्या लिखा हुआ है, was well pleased with the country Sunday and think। तो ये संडे को ये पब्लिश्ड कब हुआ है, जब संडे की बात हो रही है तो मतलब इसकी जो पब्लिकेशन है वो संडे को हुई है। एंड इफ keeping the holy seventh day were only a human institution, it would be the best method that could have thought for the polishing and the civilization mankind। तो ये मैनकाइंड के ऊपर है ऐसे कि कैसे हम सिविलाइज कर सकते हैं और पॉलिश कर सकते हैं मैनकाइंड को। और इट इज द कंट्री पीपल, ये कंट्री पीपल के बारे में बात हो रही है कि कंट्री, वहां के कंट्री पीपल की कैसे डीजेनरेट हो रहे हैं सैवेज और बारबेरियन। उनका जो नेचर है वो कैसा बन रहा है, सैवेज बन रहा है और बारबेरियन बन रहा है। होल विलेज मेट टुगेदर विद द बेस्ट फेसेस मतलब उस टाइम की जो फेसेस होते हैं इन देयर क्लीनेस्ट हैबिट, और उनकी जो क्लीनेस्ट हैबिट विद अनदर अपॉन इन डिफरेंट सब्जेक्ट, हियर देयर ड्यूटी एक्सप्लेन टू देम एंड जॉइन टुगेदर इन द अडेप्टेशन ऑफ सुप्रीम बीइंग। स्पेक्टेटर में ये उस टाइम के बारे में लिखा गया है, उस टाइम क्या हो रहा था डिस्कशन कर रहे हैं राइटर। तो यहाँ पे जो फ्रेंड है और उनके सर रॉगर है वो डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द एक्टिविटी दैट इज टेकिंग प्लेस। फिर हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि कंट्री मैन में ये किसने लिखा है, सर जोसेफ। कंट्री संडे ऑलरेडी हमने देखा कि कंट्री संडे के ऊपर ही लिखा हुआ है, तो इसका जो टाइटल है वो भी लगभग यही है, कंट्री संडे के ऊपर है। और ये पब्लिश हुआ है 1711 में स्पेक्टेटर के अंदर। दिस सेंस ऑफ क्लास, तो ये जो जो पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है क्लास के बारे में, सोसाइटी के बारे में, आइडेंटिटी ऑफ पीपल के बारे में एंड द अपील ऑफ द मार्केट। तो यहाँ पे वापस से जिक्र हुआ है किस, यहाँ पे वापस से आप अगर ध्यान दोगे तो दे आर यूजिंग अगेन कॉफी हाउस ऑफ लंदन और द जनरेशन मेंस क्लब। उस जनरेशन में क्लब फॉर्म हुए एंड बिकम द रेस्ट, आज भी क्लब फॉर्म हो रहा है। तो रेस्पेक्टेड सेंटर फॉर द मिडल रो आइडियाज, सोसाइटी, कल्चर, मैनर, मॉरल, लिटरेचर, लाइफ के बारे में डिस्कस करते थे इन क्लब में बैठ के। तो स्पेक्टेटर जो डिक्लेयर करा था उनका एनविजन क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, स्पेक्टेटर का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था दैट इज, वेट अ मिनट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट ऑब्जेक्टिव इज टू एंड लिव इन मॉरलिटी विथ विट एंड टू टेम्पर विट विथ मॉरलिटी। हमें हमारी मॉरलिटी के साथ इंटेलिजेंस पानी है और इंटेलिजेंस हमारे नेचर बिहेवियर के साथ, विट विजडम के साथ हमें मॉरलिटी हासिल करनी है। ऐसा नहीं है कि आपके पास अब विजडम में आती है, विट भी आती है, आप एक अच्छी पोजीशन पे जाके आपकी मॉरलिटी डाउन हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कई लोगों का ऐसा होता है कि दे रीचिंग अ सर्टेन लेवल एंड दे डोंट हैव मॉरलिटी। तो इसका मतलब क्या है, तो राइटर क्या कर रहे हैं, उस जनरेशन के लोगों को टोक रहे हैं, एज ए क्रिटिसाइज कर रहे हैं फॉर द मॉरलिटी, फॉर द लेस ऑफ मॉरलिटी एंड फॉर लूजिंग देयर मॉरलिटी। तो इस वजह से राइटर क्रिटिसाइज करते हैं और इस वजह से वो बताते हैं मेरा मेन मकसद यही है। एंड दिस वेल बैलेंस एटीट्यूड स्टेबलाइज अ ट्रेडिशन ऑफ अ सेफ witty assurance, observation, and the comment on life and the times of 18th century London and England. He writes that Edison was writing, I lived in the world, rather a spectator of mankind than one of the species। वो mankind की specter के साथ साथ क्या है, वो उन्हीं की जाति में से है। What emerged, तो आप अगर देखोगे बहुत माइनरली आप अगर कंसिडर करोगे राइटर के ऊपर, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली चेंज इन सोसाइटी, चेंज इन कल्चर, चेंज इन लिविंग स्टाइल। अगर आप पीएचडी करते हो, अगर आप आगे जाते हो तो यू हैव टू लर्न माइनरली, आपको टेक्स्ट में से ही रिसर्च निकालनी है। तो यहाँ से ही आपको थ्योरीज निकाले कि राइटर उस जमाने में क्या कर रहे थे और क्यों कर रहे थे। So that is the thinking level of writer and how their perspective changing according to time. What emerged as important is and therefore a point of view। तो मैंने आपको क्या बोला, point of view, attitude rather than commitment। तो यही चीज थी जो निकल के आ रही है जो वो लिख रहे हैं। So that deal with the issues and debate। ये किससे डील करती है, इश्यू एंड डिबेट से डील करती है, with the tolerance and the self protectiveness। In the effect it set down the class value
which would remain strong for more than 2 centuries. और यही चीज आज उस जमाने में 17th century में राइटर ने अपनी सोसाइटी के बारे में लिखा, but these works also read टुडे इन द 21st सेंचुरी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि उनका जो कॉम्बिनेशन है, उनकी जो कनेक्टिविटी है वो आज भी मिलती है। ये वर्क पावरफुल इंस्ट्रूमेंट बन गई है हमारी सोसाइटी के लिए। तो ये एक सटायर की फॉर्म में ऑन द पॉपुलर जर्नलिज्म एंड द हैक राइटिंग। हैक राइटिंग कौन से होते थे? कुछ चंद पैसों के लिए राइटर लिखते थे, उनको हम हैक राइटर्स कहते हैं। जैसे कि अलेक्जेंडर पोप ने क्या किया है, उनको क्रिटिसाइज किया है। हैक जेंटलमैन मैगजीन, मैंने आपको पहले से ही रिवाइज करवा दिया था जेंटलमैन मैगजीन के बारे में, बिकॉज जेंटलमैन जनरल एंड जेंटलमैन मैगजीन आर टू डिफरेंट थिंग। जेंटलमैन जनरल जो है वो सैमुअल जॉनसन के द्वारा पब्लिश हुआ है, एंड जेंटलमैन मैगजीन पब्लिश बाय एडवर्ड केव was the first magazine of this kind. This kind क्यों है में है ये, not about gentleman general। तो जेंटलमैन जनरल तो लिखा था सैमुअल जॉनसन ने, बट जेंटलमैन मैगजीन को लेटर अलेक्जेंडर पोप भी लिखते हैं। ही ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड इन जेंटलमैन मैगजीन। तो जेंटलमैन मैगजीन में अलेक्जेंडर पोप ने भी कंट्रीब्यूट किया। तो ये आपको याद रखना है, इट इज अनदर फैक्ट कि ही ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड इन जेंटलमैन मैगजीन। ये जेंटलमैन मैगजीन के बारे में हो गया था। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ग्रब स्ट्रीट जर्नल, नेक्स्ट जर्नल आता है ग्रब स्ट्रीट जर्नल। सो ये जो जर्नल है वो स्टार्ट हुआ था 1730 से लेकर 1737 तक, एंड दिस जर्नल वाज एक्चुअली अ सैटारिकल लिटरेरी जर्नल। मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया है आपको आगे। एंड इट्स जोकिंग नेम सिनोमस अबाउट द हैक राइटर्स, हैक वर्क। तो ये मंथली, इसके बाद अनदर वर्क है दैट इज मंथली रिव्यू। अब इसमें लगातार मैगजीन के बारे में दिया हुआ है, अनदर मैगजीन दैट इज मंथली रिव्यू। It became later part of the century and most significant and influencer in the literary magazines. Then इसके बाद में बेडफोर्ड कॉफी हाउस सेट होता है इन द कॉन्वेंट गार्डन। तो कॉन्वेंट गार्डन में एक थिएटर भी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एलिजाबेथन एरा। तो यहाँ पे एक कॉफी हाउस सेट हुई थी अराउंड 1713, उसके बारे में हम इन मैगजीन में मिलता है दैट इज एपिओरियम ऑफ विट एंड गार्डन में। तो इनको एज अ राइटर ने बोला है एपिओरियम ऑफ विट। ये क्यों बोला है एपिओरियम ऑफ विट? बिकॉज यहाँ पे ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग या कुछ बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड एरिस्टोक्रेट के लोग आते थे, एंड दे आर डिस्कसिंग द पॉइंट ऑन विट इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे क्या बन गया था, कैपिटल हब बन गया था एंड डिस्कशन सेंटर फॉर लंदन। सो आगे अगर आप देखोगे, डिस्पाइट देयर seeing decorum despite general, we have also seen 18th century as the highly critical and controversial age of debate। तो हमने इससे एज ऑफ हाईली डिबेट और कंट्रोवर्शियल एज भी देखा है, क्योंकि 18th सेंचुरी में बहुत ज्यादा डिस्कशन हुए, कंट्रोवर्सी हुई, और ऐसी कंट्रोवर्सी विंग और टॉरीज की पार्टी में भी देखने को मिले। Indeed, many of ages of writer use journalism as a vehicle। तो मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बोल दिया था, I have already said you before that writer use this journalism as the tool, as a vehicle for their idea and for shaping their ideas to convey to common people। उनको एक कन्वे कर सके, कॉमन पीपल को बता सके उनके आइडियाज के बारे में। आइडिया कन्वे होंगे जर्नल्स के थ्रू या मैगजीन के थ्रू। Some fell fall of liberal law and the frictional dispute and were the subject of prosecution for their idea। तो इस वजह से कुछ डिबेट्स बहुत ज्यादा पॉलिटिकल थी और कुछ पॉलिटिकल नहीं थी, सटैरिकल थी। डैनियल डेफो, तो डैनियल डेफो जो है वो नॉवलिस्ट राइटर है। इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है अंडर द रिव्यू फॉर द सर्वल ईयर। इन्होंने एक जनरल में बहुत टाइम तक लिखा है दैट इज द रिव्यू। फिर उसके बाद में इन्होंने एक ट्रेड जनरल में बहुत टाइम तक लिखा है दैट इज ट्रेड जनरल मर्केटर। ये मर्केटर ट्रेड जनरल है, इन्होंने उसमें कंट्रीब्यूट किया है। सो फॉर हिज स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, किसने कंट्रीब्यूट किया है? क्योंकि उनके स्ट्रॉन्ग ओपिनियन को दिखाने के लिए when he landed him in prison on more than one occasion। तो Defoe is the one of the first to write polemically about money। तो he was first person। तो important thing क्या यहाँ पर कहीं भी नहीं आपको ये मिलेगा, he was the first writer to write about money, as importance of money and how they are using money as a tool for their trade or unethical in the society।
कि हमें सोसाइटी में मनी कैसे यूज हो रहा है। तो ये क्यों लिखा था? बिकॉज ही वॉज राइटिंग दैट टाइम अंडर द ट्रेड जनरल, दैट इज मर्केटर। तो उसमें लिखने की वजह से इन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया था। ही वॉज, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ही राइट दैट हाउ आर्ट दाउ टू बी ऑब्टेन, हाउ मस्ट वी कोड दाई फेवर, truly just as rest of the world does, where thou art we must seek thee, and this bring me down to the times, and money is now business। तो यहाँ पे ये लाइन कन्वे हो रही है, मनी इज नाउ द बिजनेस, रेजिंग मनी इज अ फैड, raise means and means is the word, this is the foundation of what we call law, liberty and property, and then modern words very much is used। तो इस सेंस में आपको पता चल सकता है कि कैसे राइटर जो है वो क्रिटिकली यूज कर रहे हैं इन सब थिंग्स को, और कैसे लिख रहे हैं एज अ टूल ऑफ देयर कन्वेइंग मैसेज इन द सोसाइटी। तो यहाँ पे ये अंडर द रिव्यू लिखा था इन्होंने 1707 में। फिर इसके बाद में दूसरे फिगर्स थे लाइक एलेक्जेंडर पोप, जॉनेथन डॉक्टर सैमुअल जॉनसन यूज जर्नलिज्म एज देयर इंटीग्रल पार्ट इन देयर लिटरेरी करियर। तो एलेक्जेंडर पोप ने बहुत टाइम तक एक क्लब में कंट्रीब्यूट किया था। देन डॉक्टर जॉनसन आल्सो राइट इन जनरल, दैट इज जेंटलमैन जनरल। फिर उसके बाद हमने बहुत सारे राइटर्स को देखा। अब हम देखते हैं कि आगे ये इस वर्क में हमें क्या मिलेगा। Now we will read about the Scottish Enlightenment and diarist writer. So इस एज में डायरी राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरिस्ट राइटर ऑल्सो ग्रो हुए थे 1660 से सैमुअल पेप से। ही वॉज ग्रोन एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायरी राइटर। तो वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम। देन डोंट फॉरगेट टू बिकम द पार्ट ऑफ आवर फैमिली वे टू इंग्लिश लिटरेचर। So share this video with your friends, and thank you for watching this video. All the best for your exam.